Welcome to our YouTube channel. I am Shubham Mahajan and I am taking your General Studies class. आप सब जानते हैं JKSSB की जो प्रेपरेशन है, हमारा जम्मू कश्मीर के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनका कोर जो मिशन है वही है JKSSB का एग्ज़ाम क्रैक करना है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो गया या सब इंस्पेक्टर का हो गया। उसके आगे भी फर्दर बड़े ज़्यादा एग्ज़ाम्स होंगे। ऐसी बात तो है नहीं कि JKSSB जो है अभी इसी साल ही जो है लास्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगी, उनके आगे भी बड़े ज़्यादा एग्ज़ाम होंगे। तो हम जो है शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमने जो है अपना YouTube चैनल तो हमारा है ही है, साथ में हमने अपनी ऐप भी लॉन्च की है जिसमें हम जो है कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल मिनिमम चार्जेस हैं इनके, कुछ आपको देख के लगेगा नहीं कि हम जो है ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, आप हमारा कंटेंट देखिए, इसी के ऊपर हमने जो है YouTube वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें आप अप्रोच ज़रूर करें। तो आज मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहला टॉपिक जो है शुरू करता हूँ आज का। ये हमारे जो JKSSB का जो प्रेपरेशन है उसका कोर है। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बड़े स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम है इस टॉपिक से, क्योंकि इसका जो रिटर्न हमारे पास कोई भी डाटा जो है नहीं है। हर किसी ने जो है अपना किसी ना कहीं से जो है कहीं से सोर्स लेके जो है इसको बनाया हुआ है। तो मैंने जो है अपनी ज़्यादा थोड़ी डीप स्टडी करके इस टॉपिक को बनाया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम इसको। JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सबसे पहले बात करते हैं। हर कोई फेमिलियर है इस टॉपिक से, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ था, हमारी स्टेट का सबसे बड़ा इवेंट हुआ है आज तक का। 2019 में क्या हुआ, अगस्त को हमें घर भेज दिया गया, या हम घर जब गए अपने आराम से 4 तारीख को घर गए, तो सुबह हमें 5 तारीख को पता चलता है कि बाहर जो है कर्फ्यू लगा हुआ है विदाउट एनी रीज़न। पहले तो होता था ना कि कोई अटैक हो गया या कुछ भी हो गया तो हमारी स्टेट में कर्फ्यू लगा दिया जाता था या किसी पार्ट में। बट पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को, इसकी जो साइड चनाब बेल्ट वगैरह सारी जो है सारी जगह कर्फ्यू लगा दिया गया था। और हमें बाद में दोपहर को पता चलता है कि हमारी स्टेट जो है, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला के पूरा एक प्रोविंस होता था, इसको जो है तोड़ दिया गया। रीज़न ये दिया गया कि जो डोमिनेंस जो थी कश्मीरी लीडर्स की उसको जो है हमने तोड़ना है। तो हम आगे से जो है जम्मू कश्मीर को हमने अलग यूटी बना दिया और लद्दाख को अलग यूटी बना दिया। तो क्या ऐसा रीज़न था कि एक सेंट्रल जो मिनिस्ट्री थी उसको एक पूरी की पूरी जो स्टेट है हमारे जम्मू कश्मीर जो है, स्टार्टिंग से ही हमें बताया गया या पूरे हिंदुस्तान को बताया गया कि सर का ताज है। तो सर के ताज को क्यों ऐसा हुआ कि इन्होंने जो है बाइफरकेट कर दिया और इसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो है या यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में पूरी तरह से ला दिया। बनाने में ये हमारी जो स्टेट को जो है स्टेट ही रख सकते थे, बट इन्होंने यूनियन टेरिटरी में क्यों चेंज किया, आज हम करेंगे उसके बारे में। अब एक बैरियर था जम्मू कश्मीर के और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में, वो एक था आर्टिकल 370। ये हमें बड़ी चीज़ों से जो है बचाता भी था। अब प्रोस एंड कॉन्स हर जगह होते हैं। सबसे पहली बात यही है कि हमें बड़ी चीज़ों से बचाता था, और दूसरी बात ये है कि हमें बड़ी चीज़ों की वजह से जो है हमें पिछड़ा हुआ भी जो है फील करवाता था ये आर्टिकल 370। क्यों ये आर्टिकल 370 जो है ऐड हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या इसकी हिस्ट्री थी, वो भी आज हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारी हिस्ट्री की जम्मू कश्मीर की। 1947 में जो है हमारा देश आज़ाद हो गया। दो तरह के एरियाज थे, एक पूरा जो पंजाब प्रोविंस था और उसके साथ जो है थोड़ा राजस्थान और गुजरात का हिस्सा जो है तोड़ के एक अलग देश जो है बनाया गया, इंडिया से अलग कर दिया उसको पूरी तरह से। वो जो था पाकिस्तान बना। 1947 में यही हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 15 अगस्त को हमारे इंडिया का ये जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। बट जो कश्मीर के साथ, हमारे जम्मू कश्मीर के साथ का जो एरिया वो भी पाकिस्तान में गया। बट उन लोगों को लगा कि हमें जो है कुछ ही छोटा सा प्रोविंस दिया गया है, हम इससे जो है संतुष्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक अपनी फ़ौज बना दी, आज़ाद हिंद फौज जो है उसका नाम दे दिया। और इन्होंने जो है हमारे जब कश्मीर के रीजन में जो है अटैक कर दिया, डायरेक्ट अटैक कर दिया। ये अटैक नहीं था, एक तरह का कब्ज़ा करने का उनका जो है तैयारी थी पूरी। उन्होंने कहा कि जो है हम कश्मीर पूरा का पूरा जो है अपने अंडर ले लेंगे। कुछ एरिया जो है उन्होंने अपने अंडर भी कर लिए, मुजफ्फराबाद वगैरह एरिया जो है कर लिया। पहले हमारे जो राजा उस समय के लास्ट जो डोगरा रूलर थे महाराजा हरी सिंह जी, उनकी फोर्स ने जो है बड़ी अच्छी तरह से वहाँ पे रिटेलिएट किया। बट कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से जो है हमारी लोकल फौज जो है वहाँ पे हारने शुरू कर दी। फिर उन्होंने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से उस समय जो है मदद मांगने गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास हमारे
महाराजा हरि सिंह जी डायरेक्टली पहुंच गए और उन्होंने उनकी मदद मांगी, जिससे इंडियन फोर्सेस हमारी कश्मीर में आई और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को जो है भगा दिया वहाँ से। उसी समय जो है एक और ज़िम्मा दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको जो है बोला गया था कि आपने जो है पहले इंडिया प्रिंसली स्टेट्स होती थी, ना कि एक पूरी जो है स्टेट होती थी। छोटे छोटे रीजन्स को जो है एक छोटे छोटे राजा चलाते थे। कुछ एरियाज़ जो है ब्रिटिशर्स ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखे हुए थे, बट कुछ जो एरियाज़ उसी तरह जो है हमारे प्रिंसली स्टेट्स के या राजा जो है उसको चलाते थे। जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है एक ख़रीदी गई थी। महाराजा गुलाब सिंह जो फाउंडर ऑफ डोगरा रूल माने जाते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स से पूरी जम्मू कश्मीर को जो है ख़रीद लिया था। पैसे दे के जो है 75 लाख उस टाइम पे दे के पूरी तरह से हमारी स्टेट को ख़रीद लिया था। और कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए थे जिसमें जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे आके कोई भी इंडल्जेंस नहीं कर पाते थे। इसका सबसे बड़ा एक आपको मैं बताता हूँ, एक रीज़न ये था, जैसे 1921 की बात है, उस समय पूरा हिंदुस्तान जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा चुका था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने जो है पूरी तरह से पार्ट लिया हुआ था। बट प्रिंस ऑफ वेल्स जो इंग्लैंड के प्रिंस थे उस टाइम पे, हमारे जम्मू कश्मीर में आके साइंस कॉलेज जिसका नाम है उसका उद्घाटन करके गए थे। साइंस कॉलेज का नाम जो है पुराना आपको पता नहीं होगा, उसका पुराना नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं इंग्लैंड से डायरेक्टली हमारे जम्मू कश्मीर में आए थे एक कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए। पहले वो इंडिया में आए थे, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया में आए थे, तो जब उनको बैकलैश वहाँ से दिखा तो वो हमारे जम्मू कश्मीर में आए। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर जो है स्टार्टिंग से ही आज़ाद रही है। कुछ प्रिविलेजेस जो हैं इनको अंग्रेज़ों ने भी बेनिफिशरी दिए थे, और यही रीज़न बना जिसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कुछ जो है हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किए। और ये एग्रीमेंट जो है 26 अक्टूबर 1947 को जो है ये एग्रीमेंट हुआ इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और इसको कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भी जो है, जैसे पहले महाराजा गुलाब सिंह ने जो है एक एग्रीमेंट जो साइन किया था, उसी तरह जो है महाराजा हरि सिंह ने भी जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ उस समय एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इंडिया जम्मू कश्मीर जो है बाकी प्रिंसली स्टेट्स की तरह पार्ट बी में रखा गया। पार्ट बी में रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जम्मू कश्मीर भी बाकी प्रिंसली स्टेट्स की तरह ही रखा गया। पार्ट बी जो है पूरी तरह से उस समय प्रिंसली स्टेट के साथ ही डील करता था। बट इंडियन को जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है, इनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, उसको हम कहते हैं आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जो है एक स्पेशल स्टेटस का जो है दर्जा देता है। आर्टिकल 370 डायरेक्टली यही कहता है कि हमारी स्टेट जो है एक तरह की स्पेशल स्टेट है। ऐसा नहीं है कि खाली जम्मू कश्मीर को जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। 370 के बाद जो है आर्टिकल 371 आता है। ये आर्टिकल भी जो है हमारी इंडिया की कुछ स्टेट्स है जिनको स्पेशल स्टेटस का जो है दर्जा दिया हुआ। उसमें महाराष्ट्र सबसे बड़ी स्टेट आती है। तो ऐसा नहीं था कि जो आर्टिकल 370 जो है खाली हमारी स्टेट के लिए ही जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था और हमारी स्टेट जो है बड़ी ज़्यादा स्पेशल बना दी गई थी। उसके साथ साथ जो है और भी बड़ी ज़्यादा स्टेट्स थी जो आर्टिकल 371 के अंडर आती थी। तो आर्टिकल 370 क्यों इतना ज़्यादा स्पेशल था, जिसमें हमारी JNK की एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से हावी हो जाती थी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। अब आर्टिकल 370 के साथ जो है एक और आर्टिकल जो है इनकॉर्पोरेट हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था आर्टिकल 35A। ये आर्टिकल 35A जो है हमारे जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंट हैं इनको ड्यूल सिटीजनशिप का जो है कंसेप्ट देती है। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूल सिटीजनशिप क्या होती है। ड्यूल सिटीजनशिप जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरह से इसको बैश कर चुका है, या क्वैश आप कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि
जो इंडियन रेजिडेंट जो हैं अगर बाहर की कंट्री में जाके अगर सेटल हो जाते हैं, वहाँ की अगर उनको सिटीज़नशिप मिल जाती है, तो उनकी जो इंडियन सिटीज़नशिप जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, उसकी मान्यता जो है पूरी तरह से रद्द हो जाती है। बट आर्टिकल 335A जो है हमारे जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट को जो है एक पूरी तरह से अलग बना देता था। उसमें ये था कि हम इंडियन तो थे, इंडियंस हमें गिना जाता था, बट उसके साथ साथ जो है हम जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट जो है ज़्यादा प्राउडली होकर कहते थे। इसका रीज़न ये था, रेस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है हमारी स्टेट में आके रह सकती थी, बट वो यहाँ पे जो है अपने नाम का कभी भी जो है घर नहीं बना सकती थी। इसी के साथ जो है वो यहाँ पे कभी भी जो गवर्नमेंट जॉब जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो जॉब्स होती थी उसके साथ उसमें जो है कभी भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो हमारे जो जम्मू कश्मीर के बट रेजिडेंट थे वो पूरे इंडिया में किसी भी कोने में जाके जो है जगह लेके वहाँ पे रह सकते थे, अपनी सेटलमेंट जो है वहाँ पे बना सकते थे, और वो इंडियन गवर्नमेंट्स की जो जॉब्स होती हैं या स्कीम्स जो होती हैं उनका बेनिफिट्स ले सकते थे। इसी के साथ जो है बाकी स्टेट्स की अगर जॉब्स होती हैं, जैसे पंजाब की मैं बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या साउथ में पूरी तरह से अगर हम चले जाएं, साउथ का भी जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा, जो पूरे इंडिया का जो एंडिंग पॉइंट होगा, वहाँ पे भी जो है एक जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट जो है वहाँ पे जाके बस सकता था, बट वो वहाँ पे भी जो है जॉब अप्लाई कर सकता था। बट वहाँ के लोग जो है कभी भी हमारे यहाँ पे कभी भी जॉब अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आके रह नहीं सकते थे। तो ये आर्टिकल 35A इसी को कवर करता था। इसके साथ एक चीज़ और थी, जो हमारे JNK के रेजिडेंट या कश्मीर के जो रेजिडेंट जो हैं पाकिस्तान में जाके या तो रहते हैं, वहाँ की अगर सिटीजनशिप ले लेते हैं, या उसके साथ ही अगर जो है वहाँ की जम्मू कश्मीर की कश्मीर की अगर कोई लड़की है पाकिस्तान में अगर जाके शादी करती है, तो उसकी सिटीजनशिप जो है जम्मू कश्मीर की ये ख़त्म नहीं होती थी। तो उसके हस्बैंड को जो है वो भी हमारे जम्मू कश्मीर की जो है उनको मिल जाती थी सिटीजनशिप। ये भी आर्टिकल 35A के अंडर ही जो है कवर होता था। बट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई इंडियन है जम्मू कश्मीर को छोड़ के, अगर वो पाकिस्तान वालों के साथ कोई रिलेशन लगता है या कोई भी एनिमी कंट्री है हमारी, तो उसकी सिटीजनशिप जो है अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी। बट हमारा इंडियन जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको अलो नहीं करता था। दो चीज़ें आ गई, मैंने ऊपर से आपको बता दी। अब जो है कुछ लेआउट मैं बताता हूँ आर्टिकल 370 का, क्योंकि अगर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगर नया आ गया हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी हिस्ट्री नहीं पूछेंगे। हिस्ट्री में ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे जम्मू कश्मीर में पहले एप्लीकेबल होती थी, अब जो है वो पहले नहीं एप्लीकेबल होती थी, अब जो है वो हम कर सकते हैं। तो ऐसा ये हमेशा कंपेयर करके जो है क्वेश्चन इन्होंने बनाना ही बनाना है। तो आपको पहले सबसे पहले मैं जो है 370 के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या जो है इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर थी और क्या क्या उसमें हमारी स्टेट के पास पावर थी। छब्बीस अक्टूबर 1947 को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ। उससे पहले जो है हमारे इंडिया में स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट था। ये भी आपको गलतफहमी होगी कि स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट भी जो है 1947 के बाद ही आया होगा, बट स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है हमारे इंडिया जम्मू कश्मीर में 1927 से जो है चल रहा था। पहले प्रोविज़न ये था कि यहाँ पे 10 साल के लिए इंडियन जो है यहाँ पे आके स्टे करेंगे, उसके बाद जो है इनको जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट ये इसी के 10 साल के बाद या 1937 की अगर मैं बात करूँ, उस समय जो है ये वाला ऑर्डर जो है क्रैश हो गया। तो उस समय जिन जिनके जो स्टेट सब्जेक्ट बन चुके थे वही हमारे जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट गिने गए। अब आगे आर्टिकल 370 की बात करते हैं। JNK जो है पार्ट B में गिना जाता था, और हमारा स्टेट में जो है बाय कैमरलिज्म था। बाय कैमरलिज्म का मतलब यहाँ पे अपर हाउस और लोअर हाउस जो है दोनों हाउसेस थे यहाँ पे। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों थे। इसको अगर सिंपल टर्म में बताना हो कि यहाँ पे MLA और MLC दोनों चुने जाते थे। तो ये जो चीज़ जो है आर्टिकल 370 के होने से होती थी यहाँ पे। अब इसके आगे बात करता हूँ, बाय कैमरलिज्म थी तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी गई यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने जो है हमारा अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
अगर स्टेट ही पूरी तरह से अलग है तो इनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था और यही हुआ। और 17 नवंबर 1956 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ये चीज़ याद रखना, दो कंपैरिजन है इसमें। 70 जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 17 अक्टूबर 1956 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट 26 जनवरी 1961 को जो है ये एप्लीकेबल हुआ हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इसको हमारे रिपब्लिक डे के साथ ही ऐड करना था। तो 17 अक्टूबर 1956 को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का बना के जो है सबमिट कर दी अपनी रिपोर्ट। बट 26 जनवरी 1961 को जो है पूरे रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में जो है ये एप्लीकेबल हो गया। तो ये दो चीज़ें होगी, बाइकैमरलिज्म था यहाँ पे, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, और इसके साथ साथ जो है कुछ पावर्स थी जो हमारी स्टेट के पास जो है अपर हज था, और क्या ऐसी कुछ पावर्स थी जो पार्लियामेंट के पास थी, वो भी करते हैं। अब इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, पहले आएगा पार्लियामेंट पावर, फिर आएगा इधर स्टेट पावर्स, सबसे पहली बात पार्लियामेंट के पास एक ही चीज़ थी जो जिसके ऊपर जो है स्टेट के लिए लॉ बना सकती थी, वो था डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ये खाली तीन चीज़ें जो है जिसके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ज़्यादा दबदबा था, खाली जो हमारी स्टेट के ऊपर जो है दबदबा था। इसमें भी दो ही चीज़ें थी जो पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है सेंटर अपनी मर्जी से हमारी स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल या लागू कर सकती थी। जो फॉरेन अफेयर्स था इसमें भी जो है कुछ हद तक जो है इनको स्टेट लेजिस्लेचर का जो है कुछ परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स में भी जो है स्टेट के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ होता था। तो दो चीज़ें जो है डायरेक्टली इसके ऊपर जो है पार्लियामेंट के ऊपर ही जो है कंट्रोल था स्टेट के लिए। अब आगे बात करते हैं स्टेट की। स्टेट का जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया था जिसमें जो है स्टेट को पूरी तरह से जो है बेनिफिट हो। तो पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती थी जिसके ऊपर जो है हमारी स्टेट की ऑल्टरेशन ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी हमारे सहमति के बिना नहीं बना सकते थे। स्टेट का अगर नाम चेंज करना हो, या बाउंड्री बढ़ानी घटानी हो, ऐसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें यूनियन गवर्नमेंट को जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली पावर देता है, बट स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको डिनाई करती थी कि तीन चीज़ें, अब हमारी स्टेट की जो है कभी भी ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, स्टेट का जो है कभी भी नाम चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से, और उसी तरह साथ जो है हमारी स्टेट की जो है बाउंड्री आप कभी भी ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। ये सब जो है आर्टिकल 370 के अंडर जो है इनको एक पूरी तरह से गारंटी देता था कि स्टेट का जो डोमिनेंस जो है ज़्यादा है। इसके साथ जो है इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट जिसमें जो है स्टेट का कुछ हिस्सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वो भी यूनियन गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। इसमें भी जो है स्टेट के पास जो है पावर्स थी। एक चीज़ होती है रेजिडुअरी पावर्स, ये मोस्टली क्या होता है स्टेट्स के केस में क्या होता है यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, बट हमारी स्टेट में क्या होता था जो रेजिडुअरी पावर जो होती है जो यूनियन गवर्नमेंट के पास होती थी स्टेट के लिए, वो भी जो है हमारी स्टेट के पास ही थी। दो तरह के शेड्यूल आते हैं, 5th शेड्यूल और आता है 6th शेड्यूल। ये शेड्यूल जो हैं शेड्यूल ट्राइब,
5th शेड्यूल जो है शेड्यूल्ड ट्राइब, और 6th शेड्यूल जो है शेड्यूल कास्ट की स्टेट्स, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट जो एरियाज होते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होता है। यानी कि ये जो कोई अगर स्टेट का कोई डिस्ट्रिक्ट है पूरी तरह से अगर जो है वो शेड्यूल ट्राइब्ड है या शेड्यूल कास्ट का जो अगर एरिया जो है, उनके लिए जो है कुछ स्पेशल उनको कोटास या ग्रांट्स मिलते हैं, तो वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हैं। जैसे हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ये एक तरह का शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट एरिया भी जो है कुछ माना जाता है वहाँ पे, तो उनके लिए जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं हमारी स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बट 5th और 6th शेड्यूल जो हमारे इनके साथ डील करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ, वो हमारे इंडिया JNK स्टेट के ऊपर जो है एप्लीकेबल नहीं था। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, 5th और 6th शेड्यूल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये पूरी तरह से जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एरियाज जो हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। इसमें जो है कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं इन एरियाज़ को, बट वो जो है हमारी स्टेट में नहीं एप्लीकेबल था। हमारी स्टेट का भी कुछ था, शेड्यूल ट्राइब का जो है कुछ इन्होंने अलग से जो है कुछ रूल बनाए हुए थे, बट वो जो है यूनियन गवर्नमेंट के से जो है बिल्कुल अलग थे। तो ये 5th और 6th शेड्यूल जो है हमारी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं था। बट जब 2019 में जब ये आर्टिकल 370 तोड़ा गया, उसके बाद जो है ये एप्लीकेबल हो गया हमारी स्टेट में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 35A जो ड्यूल सिटीजनशिप कहता है, ये भी हमारी स्टेट में था। ड्यूल सिटीजनशिप का मतलब ये हो गया कि हम जो है बाहर जाके जॉब कर सकते थे, वहाँ पे जाके जो है रह सकते थे, जगह वगैरह खरीद सकते थे, बट हमारे बाहर की स्टेट के लोग जो है हमारी स्टेट में कभी भी नहीं आके जॉब वगैरह कुछ भी जो है अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसके साथ जो है DPSP होते हैं। DPSP होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये एक तरह की जो है गाइडलाइंस होती हैं या रूल बुक कह सकते हैं। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जब भी पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो है कुछ भी स्टेट के लिए या देश के लिए कोई भी अगर लॉ बनाने लगी है या बिल कोई पास करने लगती है, तो इनको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देख के ही जो है वो लॉ बनाना पड़ता है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप किसी रिलीजन के साथ जो है बेनिफिशियरी ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर कोई बिल बन रहा है, किसी रिलीजन को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना चाहिए, किसी एरिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना चाहिए। हमें जो है कुछ अगर कुछ हम बना रहे हैं तो उसमें साइंटिफिक टेम्पर जो है ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें देश का पूरा बेनिफिट हो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, वो हमारी स्टेट में एप्लीकेबल पूरी तरह से नहीं थे। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो भी हमारी कैबिनेट जो है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब भी ये कोई लॉ बनाएगी तो इनको जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करें या ना करें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी थी। वो उनके ऊपर जो है बाइंडिंग नहीं था। वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है अपने आप को या अपने एरिया किसी भी पर्टिकुलर वोटिंग एरिया को जो है अगर बेनिफिट देने के लिए कोई भी जो है ये लॉ बना सकते थे। तो DPSPs जो है हमारी स्टेट में नहीं एप्लीकेबल थे। इसी के साथ जो है दो तरह की एमरजेंसी होती है, एक होती है फाइनेंशियल एमरजेंसी, एक होती है नेशनल एमरजेंसी या आर्म्ड रेबेलियन जिसको हम कहते हैं। वो भी हमारे ऊपर जो हमारी स्टेट में जो है पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं थे। और वो कौन कौन सी जो एमरजेंसी आती है, एक आती है आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356। आर्टिकल 350 जो है एक नेशनल एमरजेंसी होती है, या आर्म्ड रेबेलियन की हम बात कर सकते हैं कि अगर हमारी स्टेट की मशीनरी ख़राब हो गई है या कुछ यहाँ पे दंगे वगैरह हो रहे हैं, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, स्टेट में जो है एक एमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। तो पूरी तरह से जो है प्रेसिडेंट का कंट्रोल हो जाता है यहाँ पे। बट वो तरह की एमरजेंसी जो है यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल थी। उसी के साथ आर्टिकल 356 लिखा मैंने, 357 था ये। 357 कहता है कि फाइनेंशियल एमरजेंसी, जो उसमें क्या होता है कि हमारे इंडिया का अगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है कोलैप्स हो गया हुआ है या फाइनेंशियल यहाँ पे क्राइसिस आ गए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे यहाँ पे जो भी बैंक्स अकाउंट होते हैं उनके ऊपर जो है पूरी तरह से डायरेक्ट कंट्रोल कर लेती है। बट जो फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है हमारी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं थी।
फाइनेंशियल इमरजेंसी कहता है कि कभी हमारी स्टेट की जो है फाइनेंशियल जो मशीनरी जो है कोलैप्स हो जाती है या यहाँ पे जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट्स वगैरह के ऊपर जो है डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है। तो उसमें जो है J&K कभी भी जो है हिस्सेदारी नहीं लेगा। तो ये एक तरह का फ़ायदा भी हो सकता है, बट हमारे इंडिया में कभी भी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगाई गई है। तो होप सो कभी लगे भी नहीं, जो अभी टाइम लग रहा है चल रहा है, तो भगवान करे कभी ऐसा हो भी नहीं। तो आर्टिकल 352 और 357 भी जो है हमारे जम्मू कश्मीर में जो है एप्लीकेबल नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि स्टेट का जो कंट्रोल जो है थोड़ा ज़्यादा था। चाहे प्रेसिडेंट जो है सबसे बड़ी पावर है, बट फिर भी स्टेट हमारी जो है कुछ ज़्यादा डोमिनेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। इसके साथ लास्ट आता है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स का क्या था, अब कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है किसी आम इंसान को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या अपोजिशन कोई भी पार्टी होगी, उनको लगता है कि गवर्नमेंट जो है गलत कर रही है, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, नॉर्मल जो हम इंसान हैं आम सिटीजन्स के, तो उनके पास ये हक है कि वो कोई भी एपेक्स कोर्ट जो है उनके नियरेस्ट कोई भी होगी, अगर स्टेट में की अगर वो बात करेंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो अगर कोई इल्ज़ाम लगाना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट की हाईएस्ट मशीनरी हाई कोर्ट्स उनके पास जाएंगे। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उन्होंने जाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। बट स्टेट की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बॉडी जो होती है हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट का क्या काम होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जो है रिट्स लगा सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जो डिपार्टमेंट जो होगा अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो हाई कोर्ट जो है उनके ऊपर रिट्स लगा सकती है और किसी भी एजेंसी को जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि आप इनके जो है अकाउंट्स वगैरह देखो या इनको कंट्रोल करो। बट हाई कोर्ट की जो है कुछ लिमिटेड पावर्स थी। सबसे बड़ी बात वो जो है रिट्स नहीं लगा सकते थे ये। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है गलत काम करने के लिए जो है कभी भी ये कोई भी रिट्स नहीं लगा सकते थे। तो अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो हाई कोर्ट कम ही फिर जाती थी इसकी वजह से। उसके साथ जो है हाई कोर्ट जो है इनके पास एक और पावर होती है कि अगर कोई लॉ बना है, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया तो हाई कोर्ट जो है उस लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। बट जो हमारी हाई कोर्ट थी जम्मू कश्मीर की, इसके पास लिमिटेड पावर्स थी। एक तो ये कोई भी लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकते, और उसी के साथ जो है अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी जो है कुछ नहीं ये कर सकते थे। तो ये एक जो है नुकसान था हमारी स्टेट वालों के लिए, कुछ नुकसान था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी मनमानी करती थी। तो ये तो आ गई स्टेट पावर्स। अब बात करते हैं कि किसने जो है ये इनिशिएटिव लिया 370 को तोड़ने का, और क्या ऐसे रीजंस उन्होंने दिए। क्योंकि अभी जो है मैंने ऊपर से आपको ये बताया कि एग्ज़ाम में ये क्या पूछेंगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से, कि कौन कौन सी चीज़ें जो है एप्लीकेबल थी या नहीं थी। ये तो आगे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अब कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं हमारे काम आएंगे आगे, कि ये पूछ सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल जो है इसके लिए हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है यूज़फुल है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ जो है जेके रीऑर्गेनाइजेशन का बेस पढ़ेंगे कि कैसे जो है ये क्रैश हुआ, 370 ये क्रैश हुआ, और कौन कौन से पर्सन जो हैं इंपॉर्टेंट पर्सन जो हैं इसमें यूज़ हुए थे। आगे करते हैं अब इसके। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मैंने आपको 370 के बारे में बताया। अब आएगा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, 2019 में आया था। और अभी तक जो है इसके ऊपर हमारी स्टेट में जो है अभी एग्ज़ाम नहीं कोई हुआ। तो हमारा जो मेन एग्ज़ाम अब जो होगा वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ही होगा। उसमें ये मोस्ट प्रोबेबली जो है 2-3 क्वेश्चन जो है मेरे को लगता है पूछे जाएंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर हम एग्ज़ाम बोलें कोई भी यूपीएससी का, इसमें जो है पूछा गया था 2020 की अगर मैं बात करूँ, आईएफएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो है रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा था इन्होंने। तो स्टेट की अगर हम बात करें, इसी के ऊपर जो है हमारी स्टेट अब यूनियन टेरिटरी बनी है, तो 2 या 3 क्वेश्चन जो है पूछे ही जाएंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे ये आया, बिल कैसे आया। पहले अगर 370 कहता था कि ये जो है स्टेट की कंसेंट के बिना जो है आप हमारी स्टेट के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो कैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है या पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने जो है क्या ऐसा कर दिया कि हमारी स्टेट जो है बाइफरकेट ही होगी।
सबसे पहली बात ये जो है होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है राज्यसभा में इनिशिएट किया था। पाँच अगस्त 2019 को। और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था, जब जनरल बॉडी इलेक्शन हुए थे 2019 के, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम जो है आर्टिकल 370 को जो है एब्रोगेट जो है ज़रूर करेंगे। उन्हें 2014 के अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, बट क्या पता कि इन कारणों से जो है उन्होंने नहीं तब किया। बट 2019 में जैसे ही इनकी सरकार बनी, सबसे पहला जो काम जो है इन्होंने यही किया, आर्टिकल 370 को जो है तोड़ दिया। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है राज्यसभा में ये इनिशिएट लिया था, यहाँ बिल जो है सबसे पहले वहाँ पे आवाज़ उठाई थी। अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरह से गारंटी देता है दोनों हाउसेस को, राज्यसभा या लोकसभा, कि बिल जो है कहीं पे भी इनिशिएट हो सकता है, बट दोनों जो है हाउसेस की सहमति होगी, उसी के बाद जो है बिल ये जो है एक्ट बनेगा या पास होगा। ये तो कहीं पे भी अगर पास हो सकता है, तो जो है इनिशिएट इन्होंने राज्यसभा में पहले लिया 5 अगस्त 2019 को जो है। अब क्या रीज़न दिया इन्होंने सबसे पहले कहा कि आर्टिकल 370 में जो है लिखा गया है कि ये जो है एक टेम्पररी लॉ है, कि ये जो है एक टेम्पररी लॉ है, और इस लॉ को जो है हम रिमूव कर सकते हैं 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी होगी लोकसभा की, उसी के ऊपर जो है ये बिल जो है हम बिल पास करवा सकते हैं। तो इनको 2019 के जब इलेक्शन हुए थे पूरी तरह से मेजॉरिटी मिली थी, तो इनको लगा कि अब जो है सही टाइम आया है, क्योंकि अपोजिशन जो है इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है कि ये जो है अपोज करें। बट ऐसा नहीं है कि अपोजिशन की जो जितनी भी पार्टी थी उन्होंने पूरी तरह से कम्प्लीटली इस बिल को जो है अपोज किया था। कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इसका फेवर भी किया। अब मैं सिंधिया जो कांग्रेस के लीडर थे, बहुत माने हुए थे, तो उन्होंने भी जो है इस बिल को फेवर किया था। तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया के लोग जो हैं जानते थे कि ये बिल जो है इंट्रोड्यूस होना चाहिए, और हमारी स्टेटहुड जो है या इनको स्पेशल दर्जा जो है ये इसको तोड़ा जाना चाहिए। अब इसमें जो है इन्होंने क्या रीज़न दिया था, एक तो ये टेम्पररी लॉ था, और इसको 2/3 मेजॉरिटी से इन्होंने जो है कहा था कि ये रिमूव कर सकते हैं। और उसी के साथ जो है इन्होंने बोला कि आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी देता है या पूरी तरह से पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को कि आप जो है कोई भी स्टेट की जो है ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमारा आर्टिकल 3, यहाँ ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने यही कहा कि आर्टिकल 3 ही जो है सबसे बड़ी पावर जो है हमें देता है कि आप जो है किसी भी स्टेट को जो है ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। तो उसी के साथ जो है इन्होंने बोला कि हमारे पास जो है एक मेजॉरिटी भी है, अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि हम जो है पोलिंग करेंगे, तभी इन्होंने क्या किया, सबसे पहले राज्यसभा में जो है ये अपना बयानबाजी दी कि हम जो है 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जो है आर्टिकल 3 जो है कहता है कि आप जो है किसी भी स्टेट की जो है आप इसकी रीनेमिंग कर सकते हो, इसकी बाउंड्री जो है अल्ट्रेशन कर सकते हो, या एक स्टेट को जो है बाइफरकेट कर सकते हो। 3 चीज़ें जो है इन्होंने बोला, और तीनों चीज़ें ही जो है इन्होंने की हमारी स्टेट के साथ। रीनेमिंग भी की और जो है बाइफरकेट भी कर दिया इसको, और उसी के साथ जो है 2 यूटीज़ में बना दिया इसको। तो इसी के साथ जो है इन्होंने बोला कि हम जो है अगर आर्टिकल 3 अगर हम यूज़ करते हैं तो 2 शेड्यूल्स, आते हैं 1 और 4। ये शेड्यूल जो है पूरी तरह से डिफाइन करते हैं कि कैसे जो है एक स्टेट की ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं आप, या बाइफरकेशन भी आप कह सकते हैं इसको। आर्टिकल 1 कहता है कि आप पूरी तरह से उसने डिफाइन किया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे जो है एक आप स्टेट की जो है ऑल्ट्रेशन या बाइफरकेशन कर सकते हो, और आर्टिकल 4 कहता है कि आप जो है कैसे एक स्टेट की जो है आप रीनेमिंग कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल जब 3 हम यूज़ कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ जो है ऑटोमेटिकली जो है 2 शेड्यूल्स जो है आपको पढ़ने चाहिए,
यहाँ दो जो है शेड्यूल्स जो हैं हमें दिए गए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हमें एक पूरी तरह से पावर दी हुई है कि हम आर्टिकल जब 3 हम यूज़ करेंगे कि कैसे हम जो है एक रीनेमिंग कर सकते हैं, तो उसी के साथ जो है हम आर्टिकल 1 और 4 को भी जो है पूरी तरह से जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आ गई इसके ऊपर। एक जो है इन्होंने कहा कि ये एक टेम्पररी लॉ था, जब ये इनकॉर्पोरेशन हुई थी आर्टिकल 370 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लिखा गया था कि ये जो है एक टेम्पररी लॉ रहेगा, और जब भी इसके लिए पोलिंग होगी लोकसभा के ऊपर तो 2/3 मेजॉरिटी जो है जब होगी तो इस बिल को जो है तोड़ा जा सकता है। ये आ गई सेंटर की बात, और आज कैसे जो है इन्होंने कौन कौन से रीज़न दिए। अब बात करते हैं स्टेट की। स्टेट वाले कहते थे, स्टेट वालों को एक पावर दी गई थी कि आप जो है स्टेट की कंसेंट के बिना जो है कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि जो है स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बाइकैमरलिज्म था, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिना जो है आप उनकी सहमति के बिना जो है आप नहीं कर सकते। बट क्या हुआ, जब 2014 में जो है हमारे स्टेट के इलेक्शन हुए थे, 2 पार्टीज थी, पीडीपी और बीजेपी, इनका अलायंस हुआ था। कुछ रीजंस की वजह से जो है इन दोनों स्टेट्स की जो है दोनों पार्टीज़ की जो है आपस में बनी नहीं, और ये जो अलायंस जो था इनका सरकार का जो है टूट गया। इसके बाद क्या हुआ, स्टेट जो है पहले गवर्नर रूल के टाइम पे चलती रही, पहले गवर्नर थे उन्होंने चलाई, फिर सत्यपाल जी मलिक आए। सत्यपाल मलिक जो है एक प्रेसिडेंट रूल के अंडर आए थे, और प्रेसिडेंट जो होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं करता, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही भेजता है, गवर्नर को। तो सत्यपाल मलिक को जो है भेजा गया यहाँ पे, और उनको जो है स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बनाया, या गवर्नर जो है पूरी तरह से स्टेट का उन्होंने कंट्रोल किया। 20 जून 2018 को जो है हमारी स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर आ गई। तो इन्होंने जो है पूरी तरह से वर्कआउट किया हुआ था कि कैसे जो है हम क्या क्या रीज़न देंगे स्टेट को तोड़ने के लिए, और कोई भी जो है हमें आगे से जवाब नहीं दे पाएगा। अब क्या होता है, स्टेट की जो लेजिस्लेचर होता है वो ही जो है अपनी सहमति या अपना जो है रेजिस्टेंस बताते थे कि ये जो है लॉ गलत है या लॉ जो है फेवरेबल है, तो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको पास कर देती थी। बट ऐसा तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, ना अपर हाउस था ना लोअर हाउस था, दोनों जो है पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुके थे, और उनको जो देख रहे थे वो थे हमारे गवर्नर या प्रेसिडेंट रूल के अंडर जो थे सत्यपाल मलिक। तो इन्होंने क्या किया, स्टेट की तरफ से जो है अपनी कंसिडरेशन या अपनी जो असेंट जो है पूरी तरह से जो है सौंप दिया सेंटर को। तो स्टेट का जो रिवॉल्ट आना था या रेजिस्टेंस आनी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। पॉलिटिकल पार्टी कोई थी नहीं, जो थे उनको जो है अंदर कर चुके थे, जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स थे हमारी स्टेट के उनको जो है इन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया था। तो जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय सबसे बड़ी पावर जो है गवर्नर थे, पहले गवर्नर रूल था, तो उसके बाद 2018 में जो है प्रेसिडेंट रूल आया। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो है असेंट दिया इस बिल को। जब वहाँ से सेंटर से पास होना था तो ये स्टेट के पास जाना था, स्टेट वालों ने जो है साथ में ही जो है ये बिल पास कर दिया। 2 चीज़ें होगी, ये आपको पता चल गया कि क्या क्या हुआ, कौन कौन सा आर्टिकल इसमें यूज़ हुआ। सबसे पहली बात जो है आर्टिकल 3 ये पावर देता है एक यूनियन गवर्नमेंट को कि आप जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है किसी भी स्टेट को जो है रीनेमिंग कर सकते हो, उसकी ऑल्ट्रेशन कर सकते हो या उसकी बाइफर्फिकेशन कर सकते हो। उसके साथ जो है 2 शेड्यूल्स आते हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4, ये पूरी तरह से जो है रीनेमिंग और अल्टरेशन बाइफर्केशन के साथ डील करता है। तो ये 2 चीज़ें यूज़ हुई। उसी के साथ जो है होम मिनिस्टर ने कहा था कि जो है आर्टिकल 370 एक टेम्पररी लॉ है, और इसको जो है हम 2/3 मेजॉरिटी से जो है हम इसको तोड़ सकते हैं। अब इसके बाद करते हैं क्या कौन कौन सी डेट को जो है कहाँ कहाँ से ये पास हुआ। 5 अगस्त को जो है ये राज्यसभा में इनिशिएट हुआ था। 6 अगस्त को जो है लोकसभा ने इसको जो है पास कर दिया। फिर प्रेसिडेंट की बात करते हैं, उन्होंने जो है 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने जो है 9 अगस्त को पास कर दिया। 3 चीज़ें होगी, एक 5 अगस्त को जो है राज्यसभा में इनिशिएट हुआ, 6 अगस्त को क्या हुआ ये लोकसभा में पास हो गया,
और 9 अगस्त को जो है ये प्रेसिडेंट ने जो है इसको पास कर दिया। उसी के साथ जो है प्रेसिडेंट ने क्या किया है, एक आर्टिकल के साथ जो है चेंजेस की थोड़ी। आर्टिकल 367 होता है वो। आर्टिकल 367 में क्या था, हमारी स्टेट की जो है 2 असेंबलीज थी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ का जो बाइकैमरलिज्म जो है पूरी तरह से क्वैश कर दिया। और यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी जो है इन्होंने कहा कि अब से जो है यहाँ पे एक ही रहेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ यूटी, सॉरी। तो प्रेसिडेंट ने जो है एक आर्टिकल 370 में जो है कुछ चेंजेस लाई। सर 1 मिनट होल्ड करें, मार्कर पर्सन जो है जिन्होंने इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी हमारे स्टेट के जो 2 पर्सन से, कौन कौन से लीडर्स से। अब जो बीजेपी के जो लीडर्स थे उन्होंने तो जो है फेवर करना ही था, उसी के साथ जो है लद्दाख के भी जो थे उनको भी वहाँ पे बेनिफिशियरी लग रहा था, तो उन्होंने भी जो है रिवॉल्ट करना ही था, सपोर्ट करना ही था इसके खिलाफ। बात रही कश्मीर की, कश्मीर वालों ने तो जो है अपनी आवाज़ उठानी थी क्योंकि उनकी जो डोमिनेंस जो है ख़त्म हो रही थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही कहा था कि कश्मीर वाले जो है ज़्यादा बेनिफिट ले जाते हैं और जम्मू वालों को कुछ नहीं मिलता, तभी हम ये कर रहे हैं, इसको क्वैश कर रहे हैं। तो 2 पीडीपी लीडर्स थे राज्यसभा के, इनका नाम था नाजिर अहमद लावे और दूसरे थे मीर मोहम्मद फयाज। पूरे राज्यसभा में जो है अगर स्टेट की अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, यही 2 पीडीपी के लीडर्स थे जिन्होंने जो है अपनी रिसेंटमेंट दिखाई थी इस बिल के खिलाफ। तो ये भी आपको पता चल गया। मैं गारंटी देता हूँ किसी और ने आपको, अगर आप यूट्यूब में अगर आप देख भी लो तो किसी ने भी आपको ये बताया नहीं होगा पहले। तो बात करते हैं क्या क्या चेंजेस आई हमारी स्टेट में और क्या क्या जो है नई चीज़ें आई। प्रेसिडेंट ने, एक मैंने आपको बताया आर्टिकल 367 में जो है चेंजेस लाई। उसके साथ ही जो है इन्होंने रिपील किए स्टेट के कुछ लॉज थे। पहले क्या होता था, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में चलती थी, जैसे हाई कोर्ट की मैं बात करूँ, क्या होता था हाई कोर्ट जो है किसी भी लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकती थी और जो है रिट भी कोई ये जो है पास नहीं कर सकती थी स्टेट मशीनरी के खिलाफ। बट अब जो है वो चेंज होगी। इसी के साथ जो है स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब से क्या होगा, 2019 के बाद क्या है, हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। हमारी जो असेंबली होगी उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। इन्होंने कहा है कि अभी जो स्ट्रेंथ होगी अभी के लिए जो है आप इसको 107 ही कंसीडर करो। इन्होंने अभी जो है हमें कहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 107 है, बट ये जो है चेंज हो जाएगी या एनहांस हो जाएगी 114 के ऊपर विद द सब्जेक्ट ऑफ डीलिमिटेशन। ये इसके ऊपर क्या है कि पूरी तरह से जो है सर्वे होगा, कोई भी इन्होंने बॉडी बनाएंगे उसका जो है सर्वे करेंगे हमारी स्टेट का। तो इनको मेरे को हमेशा स्टेट ही याद रहता है क्योंकि पूरी उम्र से हमने जम्मू कश्मीर स्टेट ही सुना है। तो क्या होगा, एक सर्वे किया जाएगा हर सीट्स के ऊपर, जैसे जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, कोई भी कश्मीर ईस्ट, कश्मीर वेस्ट, किसी भी जो है सीट के ऊपर ये जाएंगे। तो पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है पूरा सर्वे होगा, देखा जाएगा कि कौन सी सीट जो है इसको लगता है कि ये सीट को जो है तोड़ के जो है 2 में तब्दील कर देना चाहिए। तो ये डीलिमिटेशन का प्रोसेस होगा। तो इन्होंने ये डायरेक्टली कहा है कि अभी एट प्रेजेंट जो हमारी अगर आपका एग्ज़ाम अगर नवंबर में है तो नवंबर तक तो पूरे चांसेस है कि हमारी स्टेट की जो है कोई भी इलेक्शन नहीं होगी, या नवंबर के आगे मैं जनवरी की भी बात करूं अभी तक जो है हमारी स्टेट ऐसी हालातों में भी नहीं है कि इलेक्शन किए जाए यहाँ पे। तो जब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा है
कभी भी, चाहे नवंबर हो, अक्टूबर हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, जब तक इलेक्शन नहीं हुए हैं तब तक जो है हमारी स्टेट की जो स्ट्रेंथ है असेंबली की वो है 107। कुछ लोगों को लगता है कि 114 है, बट ऐसा नहीं है, ये 114 तक जो है एनहांस की जाएगी। तो ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि कभी भी अगर आपका एग्ज़ाम होगा ये कुछ भी 6-7 महीनों के अंदर, तो उसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 107। तो 114 में जो है ये तब्दील होगी या एनहांस की जाएगी डीलिमिनेशन के प्रोसेस के बाद। अब इसमें बात करते हैं, कुछ डिवीज़न है 24 सीट्स की, चाहे 107 की बात करें या 114 की बात करें, ये सीट्स जो है हमेशा रिमेन अनचेंज्ड रहेगी। 24 सीट्स, ये जो है सीट्स जबकि हमारी स्टेट बनी हुई है 1947 में, 1947 से अगर मैं बात करूं, 24 सीट्स जो हैं वैकेंट रखी गई हैं पीओके के मेंबर्स के लिए। ये कब से चला जा रहा है, तो इन्होंने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा कि हो सकता है कभी फ्यूचर में जो है इंडिया पीओके को जो है एक्वायर कर ले, क्योंकि हमारा कश्मीर का जो पार्ट जो है इंडिया का ही है, जो पाकिस्तान ने जो है इलीगली जो है एक्वायर किया हुआ है और यूएन के पास ये जो है मुद्दा गया हुआ है। तभी हम जो है डायरेक्टली इसके ऊपर कुछ भी हम जो है रिजल्ट नहीं ला सकते, क्योंकि यूएन में ये मुद्दा चला गया हुआ है। यूएन कहता है कि हमारी स्टेट में अगर ये कश्मीर मुद्दा अगर सॉल्व करना है तो जो है हमारे यहाँ पे प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट जो है दोनों जो है कंट्रीज़ के बीच में होगा, इंडिया और पाकिस्तान जो है दोनों इन्वॉल्व होंगे और कश्मीर में जो है वोटिंग होगी, और कश्मीर और जम्मू में दोनों में वोटिंग होगी। उनसे ये पूछा जाएगा कि आप जो है कौन से एरिया के साथ जो है, कौन सी कंट्री के साथ जो है डोमिनेट अपना जाना चाहते हो। तो डीलिमिटेशन प्लेबिसाइट प्रोसेस जो है बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो जो पीओके की जो 24 सीट जो हैं ये कहा गया है कि ये हमारा इंटेग्रल पार्टी है। तो स्टार्टिंग से जो है अभी तक इस सीट्स को जो है 24 सीट्स को जो है हमारी असेंबली में हमेशा वैकेंट ही रखा गया है, क्योंकि हमेशा से हम सोचते हैं कि कभी ना कभी जो पाकिस्तान का कश्मीर जो है हमारे इंडियन पार्ट में जो है ज़रूर आएगा। तो 107 की बात करें या 114 की अगर हम बात करें, उसमें 24 सीट जो है हमेशा वैकेंट ही रहेंगी पीओके वालों के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन से कितने टोटल जो है लॉस हमारे यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं। जब 367 आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट ने इसको चेंजेस किए, और उसके साथ जो है इन्होंने क्या किया, 153 स्टेट लॉस थे, इसको भी जो है पूरी तरह से क्वैश कर दिया गया। तो हमारी स्टेट के जो है कुछ 370 की वजह से जो है अपने अलग कुछ लॉस थे, तो वो 153 टोटल स्टेट लॉस थे जिनको जो है प्रेसिडेंट ने ही खुद जो है तोड़ दिया या क्वैश कर दिया पूरी तरह से। और उसके साथ ही जो है 106 तरह के जो है नए सेंट्रल लॉस। वन 153 जो पहले स्टेट लॉस थे उनको जो है तोड़ दिया गया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। तो उसकी जगह जो है 106 जो है सेंट्रल लॉस के को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है हमारी स्टेट में। अब ये चीज़ जो है सेक्शन से अलग है, क्योंकि जो हमारी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन जब ख़त्म हुआ तो आर्टिकलशिप जो हमारी स्टेट की सारी ख़त्म कर दी गई। बट यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी सेक्शन जो है हमारी स्टेट्स में जो है इन्होंने डाली हुई हैं। 105 टोटल सेक्शंस हैं, कहीं पे जो है 103 कहा जाता है, कहीं पे 105 सेक्शंस हैं। अब आपको ये तो पता ही है ना कि जब 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन की थी तो जम्मू कश्मीर को जो है एक यूटी में रखा और लद्दाख की यूटी जो है अलग रखी। तो जम्मू कश्मीर की जो यूटी जो है एक पुडुचेरी मॉडल के ऊपर आती है। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, उसके मॉडल के ऊपर है, और ये जो है आर्टिकल 239A जो है इसके साथ डील करता है। तो आर्टिकल 239 जो है ये भी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम बात करें या इंडियन पॉलिटी के हिसाब से बात करें, क्या पता है इस क्वेश्चन के ऊपर भी जो है हमसे पूछा जाए
कि कौन सा आर्टिकल जो है हमारा जम्मू कश्मीर यूटी मॉडल के साथ जो है एप्लीकेबल है। तो आर्टिकल 239A जो है पुडुचेरी मॉडल को जो है हमारी जेके यूटी ने जो है फॉलो किया है। उसी तरह जो लद्दाख की जो यूटी है उनका चंडीगढ़ मॉडल है। तो पुडुचेरी मॉडल में ये है कि हमारी स्टेट की जो है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। दिल्ली की तरह या पुडुचेरी की तरह ही जो है हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो हमारी स्टेट के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जिनके लिए काम करेंगे। बट उनका जो हमारा ऑटोनॉमस हेड जो होगा वो एलजी होगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। अब जो यूटी जो है हमारी जेएंडके की बनी है, इसमें टोटल 103 सेक्शंस हैं। इसी के साथ जो है 14 पार्ट्स आते हैं और 5 शेड्यूल्स। ये हो गया। अब कुछ डिवीजन है कि स्टेट के पास क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है। इसके बाद हमारा जो है टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कि जिसमें आपके जो 105 टोटल सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, उसमें क्या क्या होंगे उसको आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या क्या याद करना है। इधर आ गया स्टेट या सीएम, यूनियन या एलजी। क्योंकि स्टेट का जो है अब रिप्रेजेंटेटिव सीएम होगा, चाहे इसके बाद कुछ कम पावर्स होंगी बट कुछ तो पावर्स हैं ही हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है वो एलजी होगा। तो स्टेट जो है यहाँ पे लैंड रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड्स और टैक्स डिडक्शन, ये सब जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहा है। उसी के साथ जो है एलजी के पास क्या क्या होगा, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और सेफ्टी। पब्लिक ऑर्डर ये है कि कहाँ पे मतलब अगर कुछ हुआ है, गलत हुआ है, मतलब कुछ पंगे वगैरह हुए हैं, दंगे वगैरह हो गए हैं, तो वहाँ पे जो है अगर कर्फ्यू वगैरह लगाना है या पुलिस वगैरह की जो कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल की अगर हम बात करें, वो भी जो है एलजी के पास ही होगी, उनके अंडर ही सब होगा। इसी के साथ एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, आईएएस और आईएफएस, ये भी तीनों डिपार्टमेंट जो हैं एलजी के अंडर होंगे। अब आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, 370 की वजह से जो है एसीबी का डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो का डिपार्टमेंट जो है अपना पूरी तरह से जो है काम यहाँ पे नहीं कर पाता था, मतलब इनको पूरी तरह से जो है इंडिपेंडेंस नहीं थी। जबकि आईएएस और आईएफएस या आईपीएस जो है, तीन डिपार्टमेंट जो है ये अपना पूरी तरह से काम करते थे। तो अब से जो है एसीबी डिपार्टमेंट भी जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया और इनको जो है डायरेक्ट कंट्रोल किसके अंडर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर होगा। इसके साथ ये है, और मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्या होता था, हमारी स्टेट की जो काउंसिल होती थी या असेंबली होती थी उसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी। बट अब से क्या होगा, 2 वुमेन्स जो हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगी हमेशा। चाहे जितनी मर्जी स्ट्रेंथ हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मर्जी हो, बट उसमें जो है 2 वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब उनको कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिले या ना मिले वो उनकी अपनी मर्जी है, बट ये जो है ज़रूर होना चाहिए। और ये सेक्शन 15 के अंडर आएगा। और भी बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उसके बारे में मैं आपको जैसे बता देता हूँ ऊपर ऊपर से थोड़ा। जैसे सेक्शन 14(1) है, ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बताता है कि क्या क्या इसकी पावर है। 14(2) जो है ये सीएम वगैरह के बारे में बताता है।
और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी और एसटी, एससी एसटी रिप्रेजेंटेशन, ये सेक्शन 16 के अंडर आती है। और भी बड़ा कुछ है इसमें, तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक ख़त्म होता है आज का। और भी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे पहले क्या होता था, यहाँ पे आरपीसी होता था, रणबीर पैनल कोड, अब वो जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। उसकी जगह जो है आईपीसी जो हमारे सेंटर के अंडर होता था, वो अब से जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। वो भी एक सेक्शन के अंडर आता है, उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहले मैंने जैसे आपको बताया हाई कोर्ट की जो है लिमिटेड पावर्स होती थी, बट हाई कोर्ट को जो है पूरी तरह से कंप्लीट उसकी पावर दी गई है। इसी के साथ हाई कोर्ट के बारे में ये है कि जम्मू कश्मीर की यूटी और लद्दाख की जो यूटी जो है, दोनों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट होगी। मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है पूरी तरह से हमारा हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही सर्व करेगा। और भी बड़ी चीज़ें हैं, वो आपको वीडियो में पीडीएफ में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। कैसा लगा आपको ये टॉपिक, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी ऐप जो है हम लॉन्च करने वाले हैं 1-2 दिन में। उसका भी नाम जो है हमने क्रैक माई एग्ज़ाम के साथ ही रखा हुआ है, तो उसकी भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी नीचे, हमारे लिंक के नीचे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आपका जो मिशन JKSSB है या JKPSC जो है, हम उसको मिशन को पास करवाने में जो है आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, और हम इसकी गारंटी ज़रूर देते हैं आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।